एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं है। यानी ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। हम लोग अक्सर चीज़ों को सिर्फ देखने मात्र से ही जज कर लेते हैं कि हाँ, ये बंदा हंस रहा है तो मतलब ये तो खुश ही होगा, इसकी लाइफ तो बढ़िया ही होगी, इसको तो सब लोग पसंद करते हैं, ये ज़रूर एक अच्छा इंसान ही होगा। मगर सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कोसों दूर होती है और हमारे आज के केस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। So without wasting any time, let's dive into our today's case, नोएडा's डबल मर्डर केस। 52 साल के प्रमोद करनवाल मेरठ के पोश इलाके शास्त्री नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी ममता करनवाल और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थे। इसके अलावा प्रमोद के बुजुर्ग माता पिता भी उन्हीं के साथ उनके इस घर में रहते थे। प्रमोद करनवाल दिल्ली की एक सरिया फैक्ट्री में जॉब करते थे और एक अच्छी खासी पोस्टिंग पर थे। वहीं उनकी पत्नी ममता मेरठ के ही एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब करती थी एंड उनके दोनों बच्चे भी नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और जॉब के चलते वो दोनों भाई बहन नोएडा में ही रहते थे, जिस वजह से घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, प्रमोद, ममता और प्रमोद के बुजुर्ग माता पिता। प्रमोद का ये घर 2 मंजिला था, तो प्रमोद और उसकी पत्नी सेकंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि उनके माता पिता नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बुजुर्ग थे तो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती थी ना। भले ही प्रमोद के जो दोनों बच्चे थे वो नोएडा में रहते थे, बट फिर भी वो दोनों अपने घर पर डेली कॉल करके अपने पेरेंट्स एंड दादा दादी से बात किया करते थे। सो बेसिकली उनकी फैमिली में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी और ऐसे ही हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। 16 मई 2023 प्रमोद करनवाल का बेटा और बेटी दोनों सुबह से ही कई बार अपने घर पर कॉल कर चुके थे, बट सरप्राइजिंगली कोई भी उनका कॉल नहीं उठा रहा था। आर्यन, जो कि प्रमोद करनवाल का बेटा था, उसने और उसकी बहन ने अपने मॉम डैड दोनों के नंबर्स पर एंड इवन घर के टेलीफोन नंबर पर भी सेपरेटली काफ़ी बार कॉल ट्राई किया। फ़ोन रिंग तो हो रहा था मगर कोई भी उठा नहीं रहा था, जो कि काफ़ी वियर्ड बात थी क्योंकि घर में कोई तो कॉल उठाता ही। और ये सब के कारण उन दोनों को काफ़ी चिंता होने लगी क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद आर्यन अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को कॉल करके उन्हें ये सब बता देता है कि मम्मी पापा कॉल नहीं उठा रहे, आप प्लीज़ एक बार हमारे घर जाकर चेक कीजिए कि सब ठीक है। आर्यन का कॉल कट करते ही उनके पड़ोस में रहने वाली वो लेडी तभी अपने घर से निकलती है और प्रमोद करनवाल के घर के गेट पर खड़ी हो जाती है और वो लगातार बेल बजाने लगती है। वो काफ़ी बार डोरबेल को रिंग करती है लेकिन कोई भी शख्स अंदर से दरवाज़ा खोलने नहीं आता। उस लेडी को थोड़ी घबराहट होने लगती है, बट फिर भी वो कुछ देर और वहाँ इंतज़ार करती है एंड लकीली कुछ देर के बाद प्रमोद करनवाल की माँ घर का दरवाज़ा खोलती है और तब कहीं जाकर उन लेडी की सांस में सांस आती है। जिसके बाद वो लेडी उनसे पूछती हैं कि आपके पोता पोती आपको कब से कॉल लगा रहे हैं, आप लोगों ने उनका कॉल क्यों पिक नहीं किया, उन लोगों को खामखा इतनी चिंता हो गई। तो तब आर्यन की दादी उसे बताती है कि वो लोग सो रहे थे और अभी डोरबेल की आवाज़ सुनकर ही उनकी आँख खुली है, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि अभी सुबह के 11 बज रहे थे। तो खैर फिर वो लेडी उनसे पूछती हैं कि ममता कहाँ है, वो भी सो रही है क्या। आर्यन की दादी बोलती है कि हाँ, वो भी शायद ऊपर अपने कमरे में सो रहे हैं क्योंकि सुबह वही आकर हमें उठाती है, पर आज वो अभी तक नीचे नहीं आई। और इसी के साथ आर्यन की दादी उस लेडी से कहती हैं कि जाओ तुम ऊपर जाकर उसे उठा लो, मुझसे तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती। जिसके बाद वो लेडी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगती है और वो यही बात सोच रही थी कि इतनी देर तक भला कौन सोता है, मगर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि अभी उसका सामना किस भयानक मंजर से होने वाला था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि प्रमोद और ममता के कमरे का दरवाज़ा पहले से ही थोड़ा सा खुला हुआ था और जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते वो नीचे की ओर दौड़ती है। उसकी चीखों की आवाज़ें सुन के आस पड़ोस के सभी लोग प्रमोद के घर की तरफ भागते हैं और उस लेडी से पूछते हैं कि क्या बात है, लेकिन वो लेडी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद वहाँ मौजूद कुछ लोग ऊपर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो वहाँ ऊपर कमरे में उन्हें प्रमोद और ममता बेड पर लेटे हुए मिलते हैं और उनका पूरा बेड खून से भीगा पड़ा था, पूरा बेड खून से लाल हो चुका था। उन दोनों के ही गलों पर काफ़ी डीप कट्स के निशान थे एंड बोथ ऑफ देम वर डेड। बेड के साथ वाली दीवार पर भी काफ़ी सारी खून की छींटें पड़ी हुई थी। उस पूरे कमरे का मंजर काफ़ी खौफनाक था। खैर इसके बाद लोग तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं और साथ ही नोएडा में उनके दोनों बच्चों को भी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे सीन को अच्छे से एनालाइज करती है और प्रमोद और ममता की बॉडीज़ को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भिजवा देती है। पूरे इलाके में डर का माहौल था
पुलिस ने जब प्रमोद के पेरेंट्स से पूछताछ की कि वो लोग कहाँ थे जब ये सब हुआ, तो उनका कहना था कि वो लोग तो अपने कमरे में सो रहे थे और रात में उन्होंने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी और वो तो आज सुबह भी लेट सोकर उठे हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। पुलिस के लिए ये बात मानना काफ़ी अजीब था कि घर में 2 कत्ल हो गए और इन दोनों को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। उधर आर्यन और उसकी बहन भी नोएडा से अपने घर पहुंच चुके थे और उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पुलिस पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का, क्योंकि ऐसी घटना इस एरिया में पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो पुलिस भी सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ करने में जुट जाती है कि किसी को किसी पर कोई शक हो या फिर इस फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या फिर उनके फैमिली में ही कोई लड़ाई झगड़ा। बट हर कोई पुलिस को यही बताता है कि ये लोग काफ़ी भले लोग थे और इनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट प्रमोद और ममता की तो सबसे बहुत अच्छे से बनती थी और सब लोग प्रमोद की काफ़ी इज्जत करते थे और उनके परिवार में भी किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उनके दोनों ही बच्चे काफ़ी होशियार थे और उनका आपस में बहुत प्यार था। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि प्रमोद और ममता दोनों का ही पास रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे में भला उनकी हत्या कौन ही कर सकता था। जिसके बाद पुलिस उस लोकेलिटी के 15 मई की रात के सीसीटीवी कैमरास को एनालाइज करना स्टार्ट करती है कि शायद सीसीटीवी कैमरा से कातिल का कोई क्लू मिले। मगर इस लोकेलिटी में काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे एंड पुलिस को जल्द से जल्द इन सभी कैमरास को स्टडी करना था। तो पुलिस दिन रात एक करके इस काम में जुट जाती है एंड फाइनली कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस के हाथ कातिल का एक बहुत तगड़ा क्लू लग जाता है और उन्हें इन कैमराज में 2 लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी मूवमेंट्स काफ़ी सस्पिशियस थी एंड वो लोग रात के अंधेरे में प्रमोद कर्नवाल के घर में एंटर होते हुए भी कैप्चर हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे थे। बट पुलिस जब उस फुटेज को थोड़ा एनहेंस वगैरह करवाती है तो उन्हें उन दोनों आदमियों के चेहरे साफ साफ नज़र आने लगते हैं एंड उनमें से एक बंदे को तो पुलिस पहले भी इस केस के सिलसिले में मिल चुकी थी और अब बस पुलिस को उन दोनों को अरेस्ट करना था। बट उस दिन दरअसल प्रमोद और ममता का अंतिम संस्कार था, तो पुलिस उनके अंतिम संस्कार होने का इंतज़ार करती है और जैसे ही प्रमोद और ममता का अंतिम संस्कार होता है, पुलिस सबके सामने प्रमोद और ममता के 22 साल के बेटे आर्यन कर्नवाल को वहीं पर अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सीसीटीवी में जिन 2 लोगों की तस्वीर आई थी उनमें से एक आर्यन ही था, जो जानकर हर कोई शॉक में था। और पुलिस आर्यन को अरेस्ट करके सीधा थाने ले आती है और उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उससे पूछती है कि ये तुम्हारे साथ में कौन है। तो आर्यन पुलिस को बता देता है कि ये उसका दोस्त आदित्य है और हम दोनों ने मिलकर ही इन दोनों कत्लों को अंजाम दिया है। जिसके बाद पुलिस उसी दिन आदित्य को भी अरेस्ट कर लेती है और अब उन दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है। तो आर्यन पुलिस को बताता है कि इस घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 15 मई 2023 को वो नोएडा से अपने घर मेरठ गया था और उसने सबको मैंगो शेक में मिलाकर नींद की गोलियां दी थी और खुद उसी शाम नोएडा के लिए वापस चला गया था और देर रात अपने दोस्त आदित्य को साथ लेकर वो अपने घर वापस आया, क्योंकि उसे लगा कि अब तक सब लोग सो चुके होंगे और वो और उसका दोस्त घर के पीछे वाले दरवाजे से घर में एंटर हुए। अपने पेरेंट्स के कमरे में जाकर आर्यन ने अपने सो रहे पिता प्रमोद पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी मां ममता कर्नवाल जाग गई। शायद उन्होंने मैंगो जूस नहीं पिया था और जागते ही वो आर्यन का विरोध करने लगी, बट आर्यन का दोस्त आदित्य उन्हें पकड़ लेता है। ना आर्यन ने यहाँ पुलिस को ये बताया कि वो लोग सिर्फ प्रमोद को ही मारने के लिए वहाँ गए थे, बट क्योंकि ममता ने उन्हें देख लिया था तो वो दोनों घबरा गए कि ममता सबको सब कुछ बता देगी। जिसके बाद ना चाहते हुए भी आर्यन को अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ की भी जान लेनी पड़ी और फिर वो दोनों वहाँ से फरार हो गए। बट पुलिस को भी ये जानना था कि ऐसा भी भला क्या किया था प्रमोद ने जो आर्यन उससे इतनी नफरत करता था। तो आर्यन उन्हें बताता है कि प्रमोद सिर्फ नाम का ही उसका पिता था। वो एक बहुत ही घटिया इंसान था जो डेली शराब पी कर आता और घर आकर उनकी माँ को परेशान करता, उससे गाली गलौज करता और डेली बेसिस पर उससे मारपीट भी करता। आर्यन और उसकी बहन ये सब बचपन से देखते आ रहे थे कि कैसे उनका बाप उनकी माँ के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और इवन अब इतने सालों के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वो अब भी शराब पीता और अपनी पत्नी से मारपीट करता। आर्यन ने कई बार अपने पिता को रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं था और इसी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। आर्यन के कन्फेशन के बाद पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी एंड द डिसीजन इज येट टू कम।
So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out the video popping on the screen, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे.